हाय डियर्स, वेलकम टू शुभम क्लासेज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर आप हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करिए, तो मैं अब आपके सोशल साइंस में मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 1 हिस्ट्री से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चूँकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, जिससे बहुत ही ज़्यादा हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों की एक श्रृंखला सी लगी होती है। इतने प्रश्न आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन में इस लेसन से आपके प्रश्न बने होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का। तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना न भूलिएगा। अब बात करते हैं, हमने यहाँ लिखा है कि फेरिक्स सारियू, देखिएगा यहाँ लिखा है फेरिक्स सारियू। पहले तो आप ये जान जाओ कि फेरिक्स सारियू थे कौन। और तो फेरिक्स सारियू कौन थे? फेरिक्स सारियू फ्रांस के क्या थे? फ्रांस के क्रांतिकारी कह लो। तो ये बात कब है इनकी? 1848 की। इन्होंने क्या किया था? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें था क्या? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र श्रृंखला थी, जिसमें इन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को सत्ता में आगे जाते हुए प्रदर्शित किया था, और जो निरंकुशता का शासन था उसको प्रदर्शित किया। प्रजा कैसे सह रह रही है, इन चीजों का वर्णन इन्होंने फेरिक्स सारियू ने किया था। ये प्रश्न अगर पूछ दे कि 4 चित्रों की जो एक श्रृंखला बनी थी, जिसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र की बात की गई थी, वो किसने के द्वारा की गई थी? तो वो थे फेरिक्स सारियू। कब की बात है? 1848 के समय की। अब बात करते हैं, देखिए वर्णन क्या था उसमें, मुख्य वर्णन क्या थे उसमें? जर्मन, ऑस्ट्रिया, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोगों का, और वहाँ के जो भी चीजें थी, कमी थी, या जो प्रजातंत्र का क्या प्रभाव था, शासन का क्या प्रभाव था, वहाँ के शासक कैसे थे, इन सब चीजों को उन्होंने उन चित्रों में वर्णित करने की पूरी कोशिश की थी। अब बात करते हैं आपकी, अब इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है आपकी फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए हम लाए कर आए हैं क्रांति, और अब भी आपको भी मिलने वाली है क्रांति। तो सबसे पहले देखिए, क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति, इस फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत होती है वो है 1789, यानी 1789 ईस्वी में इस फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। और जिस क्रांति में मुख्य कारण था क्या? क्रांति का निरंकुश शासक का होना। जो वहाँ का फ्रांस का जो शासक था वो निरंकुश था। अब कहोगे सर निरंकुश का मतलब क्या हो? तो मैं आपको बताते चलूं कि निरंकुश का अर्थ ये कि जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, अर्थात एक तानाशाही व्यक्ति, यानी तानाशाह हो, जो पूरी तरह से क्या करे, जो कहे आपको करने के लिए पूरी तरह बाध्य होना पड़े, यानी उसके सिवा निर्णय ना प्रजा ले सकती है ना ही कोई दूसरा व्यक्ति। पूरा निर्णय का अधिकार एक व्यक्ति पे जब निर्भर होता है, तो वैसा शासक क्या कहलाता है? निरंकुश शासक, और वो शासन निरंकुश शासन कहलाता है। तो जब आप ऐसे दबाव झेलोगे, अभी आप देख रहे हो हाल ही में क्या है, पूरी तरह से अब तक लोग बहुत अच्छा कह रहे थे, जिसे आज आपके देश में शासन देख लो पूरी तरह डगमगा रहा है। आज पूरी तरह बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, जो रोजगार थे वो भी छीने जा रहे हैं। तो अब ये तानाशाही हमारे देश में अब हो रही है। तो ये बात आपकी क्या कब की है? ये 1789 में भी ऐसे पहले बहुत से निरंकुश शासक हुआ करे, जिसमें आपने जर्मनी के हिटलर का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, किसी का सुना होगा चाहे नहीं सुना, जिनके हिटलर सब ने, लेकिन सब लोग हिटलर का इतिहास पढ़ोगे सोच में पड़ जाओगे। तो ये तानाशाही की बात थी कि जिससे फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ था। अब देखिए ये हुआ क्या, शुरुआत कैसे होती है? राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीय विद्रोह। जब फ्रांस की जनता क्या की, विद्रोह पे उतर आई, अब राष्ट्रीय जन चेतना लोगों में फैलने लगी कि अब किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, हमें अपने अनुसार हमें कार्य करने की छूट मिले। तो फ्रांस की क्रांति के साथ ये राष्ट्रीय विद्रोह का आगाज हुआ। इसमें का संदेश क्या था? इस फ्रांसीसी क्रांति का पहले देखिए संदेश क्या था, पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति का संदेश क्या था, आखिर क्यों वो क्रांति हुई।
तो फ्रांसीसी क्रांति जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना विस्तारित करने के लिए हुई थी कि लोगों में अपनी खुद की आज़ादी हो, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के एक को समान समझे, लोगों के अंदर भाईचारे अर्थात बंधुत्व की भावना स्थापित हो सके। यानी एक प्रकार की पूरी तरह जो निरंकुश शासन वो हट जाए। अब सुनिए, अब चलिए बात ये भी पूछता है कि बताइए फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। आखिर फ्रांसीसी के कौन कौन मुख्य कारण थे, मुख्य कारणों का नाम लीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के देखिए मुख्य 5 कारण थे, जिनमें पहला है राजनीतिक कारण। देखिए कहीं के भी किसी भी देश में पॉलिटिक्स ही सबसे बड़ा कारण बनती है। दूसरा कारण सामाजिक कारण, यानी समाज में जब चीजें हम पूरी तरह से अब अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते तो वो भी एक कारण ही होता है। तो फ्रांस में की क्रांति का वो भी एक कारण बना। तीसरा आर्थिक कारण, और जब हमें पैसे की कमी होने लगती, हमें भुखमरी पे हम उतर आते हैं, अभी हमारा रोजगार छिन जाए और हमें रोजगार फिर दोबारा मुहैया न कराया जाए। जैसे आज क्या है, अब जो संविदा की आप बात कर रहे हो आज की जा रही है, अगर यहाँ पर 5 साल में तक अगर के बाद अस्थायी अगर 4 साल नौकरी करने के बाद आपको 5वें साल निकाल दिया जाए, तो आप बताइए आप तैयारी करोगे कि आत्महत्या करोगे? तो क्योंकि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेकार हो जाएगी। आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक का अर्थ होता है अर्थ अर्थात धन यानी पैसे वाला कारण। तो चौथा था बौद्धिक कारण। उस समय बुद्धिजीवी वर्ग आया जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे जो क्या थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया और लोगों के अंदर जन चेतना फैलाई। तो भी एक इसमें बौद्धिक कारण भी एक रहा। तात्कालिक कारण, यानी उस समय जब शासन अपने चरम सीमा पर था, उस समय लोग सोच रहे थे कि अब कैसे निकला जाए। उसमें जैसे सैनिक विद्रोह था, सैनिकों को उचित वेतन न देना, कर्मचारियों को उचित वेतन न देना, अपने मनमाने ढंग से कार्य करवाना, किसी को भी कैद कर लेना। तो ये सब तात्कालिक कारण थे। ये मुख्य 5। अब इनको हम अब विस्तृत रूप से फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण और तात्कालिक कारण का अब वर्णन मैं अगले में करने वाला हूं। देखिए बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण के बारे में। अब जिसमें पहला नंबर आता है निरंकुश शासन। आप जानते हो कि निरंकुश शासन के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो अब शासन की बात करेंगे तो वह राजनीतिक कारण में ही आएगा। अब निरंकुश राजतंत्र कैसे था? जो यहाँ का शासक जो लुई 14वां था, लुई 14वां क्या था, एक राजा तो बहुत योग्य था, बहुत ये जिसके पास इतनी ज़्यादा बुद्धि थी कि वो अपने बुद्धियों का प्रयोग अब अपनी तानाशाही में करने लगा, जिससे प्रजा क्या हुई, भड़कना शुरू कर दी और लोगों को सताना शुरू कर दिया था। दूसरा था कि अयोग्य राजा, जैसे अगर पूछ लेता था एग्जाम में कि फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण लिखिए, तो आप पहले हेडिंग डाल दोगे कि निरंकुश राजतंत्र। इसमें 2 लाइन जो मैं आपको बताया वो लिख लोगे कि इसमें लुई 14वां एक योग्य शासक होने के साथ साथ वो क्या था, एक निरंकुश शासक भी था और लोगों पे अपनी तानाशाही क्या दर्शाता था, जिससे लोग अपने आप को घुटन सा महसूस करने लगे थे। और दूसरा अयोग्य राजा। अब लुई 14वें के बाद उसका जो पोता था लुई 15वां, वो अपने जो है अपने दादाजी के अनुसार वो चल नहीं पाया। वो पूरी तरह से, एक तो पहले निरंकुशता के कारण क्रांति भड़क उठी थी, अयोग्य राजा मिल जाने के बाद अब जो चीज अच्छे से होनी थी अब वो भी चीजें बिगड़ रही थी। तो लुई 15वां क्या था, वो पूरी अयोग्य। इसके बाद आया लुई 16वां। तो लुई 16वां भी एक अयोग्य शासक ही था, जिससे पूरी तरह जो फ्रांस का जो राजतंत्र था वो पूरी तरह से कमजोर होने लगा था। तभी आते हैं, बात करते हैं अब तीसरा कारण में, मेरी एंतोइनेट। ये जो मेरी एंतोइनेट है, ये लुई 16वें की पत्नी थी, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यानी जो ऑस्ट्रिया का शासक था ये उनकी पुत्री थी। तो अब इनकी जो शादी थी ये फ्रांस के राजा लुई 16वें से हुई थी। चूंकि अब ये राजनीतिक के कारण इनकी शादियां हुई थी और ऑस्ट्रिया और फ्रांस में जो है युद्ध हो चुके थे,
तो जब उस समय ये मेरी एंतोइनेट जो लुई 16वीं की पत्नी थी, ये क्या करती थी कि अपने चापलूसों के द्वारा ऑस्ट्रिया के जो भी काम होते थे वो अपने राजा से करवा लेती थी, और बार बार जो फ्रांस के जो भी भेद रहते थे ये ऑस्ट्रिया के पास पहुंचाती रही, जिससे क्या होता था, ऑस्ट्रिया फ्रांस पे भारी पड़ता गया, जिसका फल देखने को मिला था कि जिसमें ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को क्या कर दिया, हरा दिया। दूसरा, राज्य की अर्थव्यवस्था। अब जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, जब शासन कमजोर होगा तो क्या होगी, अर्थव्यवस्था भी हमारी कमजोर होगी। जो आज की स्थिति हमारे भारत देश की है, जब हमारा शासन कमजोर है, हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था देख लो किस कदर नीचे गिरती जा रही है। अब अगला कारण था अकर्मण्य शासन तंत्र। तो अकर्मण्य शासन तंत्र का मतलब कि जहां पर बिना कोई कर्म करने हमारे अंदर कोई गुण विराजमान है, यानी कि लुई 16वां और उनकी पत्नी मैरी एंतोइनेट के कमजोर शासक होने के कारण प्रजा क्या कर दी, विद्रोह करना शुरू कर दी, और शासन उनका क्या हुआ, कमजोर होता चला गया। अगली बात करते हैं कि प्रशासनिक अराजकता। प्रशासनिक अराजकता तो यानी कि पूरी तरह से प्रशासन क्या था, अपने अनुसार मनमाना हो गया था। जब शासन कमजोर होगा, जे कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, तो नगरी तो क्या थी, अंधकारमय थी। अब राजा भी चौपट मिल चुका था, तो फ्रांस क्या है, फ्रांस का राजतंत्र पूरी तरह चौपट हो ही जाएगा। और अगला पॉइंट है इसमें आप देखिएगा कि भ्रष्ट नौकरशाही तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, कि जो भी नौकरशाह लोगों को इतना, जो भी व्यक्ति काम करने वाले थे राजा के अंतर्गत, वो पूरी तरह से क्या थे, एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके थे। हर काम वो पूरी तरह अपने मनमाने ढंग से करते थे, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। कोई व्यक्ति खुलकर अपना काम नहीं कर सकता था। वो करने के लिए राजा के किसी भी काम करने वाले के द्वारा ही वो उनके अंतर्गत रह के अपना कार्य करना पड़ता और करवाना पड़ता था। अपने अनुसार कोई भी वो कार्य करने के लिए क्या था, स्वतंत्र नहीं था। ये थे फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण के बारे में। तो फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे, विभिन्न वर्ग, पूर्व सामंती व्यवस्था का होना, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग, विभिन्न सामंत वर्ग, सुविधाहीन वर्ग जिसमें किसान आते हैं, मध्यम वर्ग, और आपका ये दस्तकार एवं मजदूर वर्ग। तो सबसे पहले विभिन्न वर्ग, जो फ्रांसीसी क्रांति में के सामाजिक कारण थे, सभी वर्गों का अलग अलग वर्ग होना, सभी वर्ग अपने आप में श्रेष्ठता प्रदर्शित करते थे। जो सामंती व्यवस्था थी वो पहले के अनुसार थी, यानी जो कुलीन वर्ग थे वो पूरी तरह से अपना वर्चस्व रखते थे, सामंत अपना वर्चस्व, पादरी अपना वर्चस्व रखता था। इस तरीके से उसमें समाज में फूट पड़ चुकी थी। अब बात करते हैं पादरी वर्ग उस समय अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता था, और जिससे वो पूरी फ्रांस की जनता को सताने का कार्य करता था। सामंत वर्ग का भी यही हाल था। अब विभिन्न सामंत वर्ग, सामंतों में भी कई वर्ग बटे हुए थे, और जिससे गुट विद्रोह इनके अंदर भी था। सुविधाहीन वर्ग, किसानों के पास कोई सुविधा नहीं थी, वो अच्छे से अपनी खेती भी नहीं कर सकते थे, जिससे किसान भी क्या थे, उस फ्रांसीसी क्रांति में विद्रोह करने वाले बने। मध्यम वर्ग की बात किया जाए तो मिडिल क्लास फैमिली तो हमेशा वैसे ही सताई जाती है, तो उस समय और भी ज्यादा सताई जा रही थी। फ्रांस में के लोग सताए जा रहे थे। मध्यम वर्ग किसके, जो उनके उच्च कुल के जो वर्ग थे उनके द्वारा ये सताए जा रहे थे, जिससे फ्रांसीसी क्रांति का आगाज होना भी क्या था, तय था। ये आपका सातवां दस्तकार एवं मजदूर, जिसमें दस्तकार यानी जो सबसे छोटे वर्ग के दस्तकार और मजदूर वर्ग था, वो भी सामंत और पादरियों के सताए जाने से परेशान था। जो शासन था, शासन के द्वारा वो कोई मदद उन्हें मिल नहीं पा रही थी, जिससे फ्रांसीसी क्रांति का होना तय था। अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण। चूंकि हमने बताया धन के कारण भी क्रांति जरूर होती है, तो दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, यानी कि जिसको जितना पैसा मिलना चाहिए था, जिसकी मजदूरी जितनी थी वो उतना नहीं पा पाता था, जिसकी मजदूरी जितनी नहीं थी वो उससे ज्यादा पा लेता था। यानी जो पैसे का जो लेन देन था, जो उनका वेतन था, वो पूरी तरह से क्या था, दोषपूर्ण था।
अगली बात करें दोषपूर्ण कर व्यवस्था, जो कर लगाया गया था, तो अलग अलग वर्गों पे अलग अलग कर और अलग अलग प्रकार के कर लगाए गए थे। तो कर व्यवस्था भी क्या थी फ्रांस की, बहुत ही खराब थी। व्यापार की दशा, व्यापार चूंकि क्रांति के कारण और शासन का पूरी तरह निरंकुश होना और अयोग्य शासक का होना व्यापार की को भी क्या किया था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। ऋण का भार, जब आपका व्यापार ध्वस्त होगा, आपके देश में जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगी तो आप क्या होगे, आप अन्य देशों के कर्जदार बनोगे। जब कर्जे होंगे और जब देश पे कर्जा होगा तो व्यक्ति भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा कर्जदार होंगे, जिससे क्या होगा, विद्रोह तो होना तय ही है। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारण मैंने बताया, तो बौद्धिक अर्थ के ज्ञान से संबंधित, यानी जो भी दार्शनिक इसमें रहे, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो, केटलवी, इन लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को फ्रांस के हित में कहा, जिससे लोगों के अंदर क्या हुई, जन चेतनाएं आई। और क्या क्या इन्होंने जन चेतना प्रदर्शित किया था, इन सब के बारे में आपको अगले वीडियो में पूरी तरह इन दार्शनिकों के कथन को मैं स्पष्ट करने वाला हूं। तो ये बौद्धिक कारण भी थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। अब ये रे फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारण, जिसमें मुख्य रूप से क्या था, सैनिक कारण, सैनिकों का विद्रोह। तो जिसमें आता है पहला, निरंकुशता, यानी कि पूरी तरह से अंकुश, शासन पे अंकुश न होना। तो शासक क्या था, पूरी तरह से सैनिकों को परेशान कर रखा था, उन पे अपनी मर्जी चलाता था। सैनिक स्वतंत्र नहीं थे अपने अनुसार कार्य करने के लिए। कठोर अनुशासन, उनके ऊपर इतना ज्यादा अनुशासन कर दिया गया था कि जैसे राजा कहता था वैसे उठना बैठना, कैद करना, लोगों को मारना, पूरी तरह से उनके अनुसार था। अपने आप को हमेशा पूरी तरह कह लीजिए अनुशासित तरीके से पेश करना, सब कुछ राजा के हाथों में था। सैनिक पूरी तरह स्वतंत्र थे ही नहीं। कम वेतन, काम ज्यादा, वेतन कम मिलना। तो यहाँ पर तो इस बात पे तो कोई भी कहीं पर भी विद्रोह होना स्वाभाविक है। अगला है खराब भोजन। इनको जो भोजन दिया जाता है, आजकल क्या है, सैनिकों को सबसे ज्यादा अच्छे भोजन कराए जाते हैं, क्योंकि ताकि वो हमारे देश की रक्षा कर सके। लेकिन उस समय क्या था, लुई 16वें और लुई 15वें के समय जो पूरी तरह से भोजन व्यवस्था थी सैनिकों के लिए पूरी तरह से बेकार कर दी गई थी। असमानता एवं अन्याय, हर जगह चारों तरफ असमानता और अन्याय का परचम लहरा रहा था। हर जगह पूरी तरह से अन्याय फैला हुआ था। कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति से नफरत करने के कगार पर था। तो ये सब फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण रहे। अब मैं आज अपने अगले वीडियो में बहुत अच्छी से इस पूरे एक एक चीजों को, क्रांति के बाद कौन कौन सी और क्रांतियां, कैसे यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ, अर्थ रेरन कौन थे, महिलाओं की स्वतंत्रता समानता का अधिकार के लिए किसने लड़ाई लड़ी, इन सब टॉपिकों को मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप अगला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। और यदि आज की ये वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें और शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें।